नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने प्रैक्टिस सीरीज रोक रखी है। आज हम प्रैक्टिस सीरीज तो नहीं कर रहे, लेकिन जो पॉलिटी में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, आज हम उनको कर रहे हैं। हम ये 2 या 3 क्लासेज लेंगे आर्टिकल की, ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छे तरीके से सोल्व करके देखेंगे, ताकि उनसे संबंधित जो आर्टिकल से जो संबंधित कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी आज सीखेंगे हम, ताकि किसी भी आर्टिकल के बारे में कोई चीज अलग से पूछ जाती है तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। आज हम अपने आर्टिकल की क्लास शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल है, हमारा पहला अनुच्छेद है, वो किसके बारे में बताता है? जो पहला अनुच्छेद हमारे को संघ संघ के क्या है, संघ में जो उसका अक्षेत्र है यानी राज्य के बारे में, और उसके क्या है, नाम के बारे में। जो हमारा यूनियन है और उसकी स्टेट्स हैं, उनके नाम और अक्षेत्र के बारे में बता रखा। किसके अंदर? पहले अनुच्छेद के अंदर। पहले यानी पहले अनुच्छेद में क्या बताया? जो राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं हम, उनके नामों के बारे में बताया गया पहले अनुच्छेद के अंदर। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना कौन सा बनता है? तीसरा आर्टिकल बनता है। तीसरे आर्टिकल में क्या बताया गया है? नए राज्य को बनाना। क्या? जब हमारे को यानी अपनी पार्लियामेंट या संसद को किसी भी राज्य के अक्षेत्र को बढ़ाना है या फिर घटाना है, या फिर किसी राज्य में से कोई नया राज्य बनाना है, या किसी राज्य का जो भाग है उसको कम करके किसी दूसरे भाग में जोड़ देना है, अगर ऐसा करना होता है किस पार्लियामेंट को, संसद को, तो वो किस आर्टिकल का यूज करके? तीसरे आर्टिकल का यूज करके पार्लियामेंट, केवल और केवल कौन? पार्लियामेंट ही ये काम कर सकती है। क्या? किसी राज्य के का नामकरण करना पड़े, किसी राज्य का अगर अक्षेत्र घटाना है या किसी का बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ये काम पार्लियामेंट कर सकती है। इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 3 में क्या कही गई है? एक चीज और है। क्या? केवल कौन कर सकता है? इसको संसद कर सकती है। कौन कर सकती है इसकी, इस काम को? केवल और केवल संसद कर सकती है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक चीज इंपॉर्टेंट और बनती है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो है, जब भी हमारे को नए राज्य से बनाने संबंधित कोई बिल लेके आना पड़ता है। क्या? कोई बिल लेके आना पड़ता है, ये सामान्य बहुमत से पास होना होता है। क्या? ये जो राज्य का क्षेत्राधिकार बढ़ाना होता है, राज्य को छोटा करना है, बड़ा करना, किसी दूसरे राज्य में जोड़ना है, उसको नाम देना है, अगर वो सीधा किससे होता है? सिंपल। यानी अगर इस बिल को अगर पास करना होता है संसद के अंदर, तो सामान्य बहुमत, क्या? सामान्य बहुमत से पास होता है। ये सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से पास होता है। एक चीज तो सिर्फ और सिर्फ ये काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। दूसरा चीज, पास कैसे होता है? कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा, पिछली क्लासेस में पढ़ा था। क्या? मेजोरिटी से। जो दो तरह की मेजोरिटी होती हैं, एक तो होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन यानी सहमति। ये दो होते हैं अगर हमारे को संविधान के अंदर कोई भी संशोधन करना पड़े। क्या करना पड़े? संशोधन करना पड़े। अगर भी कोई भी बिल बनाना है हमारे को, कोई सिंपल मेजोरिटी, क्या कोई भी सामान्य अगर हमारे को बिल पास करवाना होता है, वो आती है सिंपल मेजोरिटी। यानी सिंपल मेजोरिटी का मतलब है सामान्य विधेयक से, सामान्य मत से उस बिल को क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। लेकिन सामान्य जो बहुमत होता है ना, क्या, जो सिंपल मेजोरिटी होती है, इससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है उसको इस कैटेगरी में नहीं रखते। क्या? उस कैटेगरी में इसको, जब हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है तो उसको हमें सामान्य बहुमत में नहीं रखते। सिर्फ और सिर्फ जब संशोधन करना होता है संविधान के अंदर, उसमें दो मेजोरिटी होती हैं। एक तो स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस में आधे राज्यों की सहमति। एक चीज और बताई थी, अगर आधे राज्य से ज्यादा, आधे राज्यों की सहमति मिल गई तो बिल पास हो गया। अगर दो चार राज्य अगर इस कानून पे, अगर इस बिल पे कोई एक्शन ना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिल पे। अब वापस आते हैं हम, क्या नए राज्य बनाने हैं, सामान्य बहुमत। कोई इसमें इसमें एक चीज और है,
इसमें हमारे को 368 आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ेगा। सामान्य बहुमत में आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आएगा। संसद करेगी आर्टिकल 3 का यूज, सामान्य बहुमत रहेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जब आर्टिकल यूज किया जाता है संसद के द्वारा, तो इसके अंदर हमारे को राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। क्या प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। इस पे 3-4 चीजें देखी। सामान्य बहुमत, संसद केवल कौन लेगा, आर्टिकल को कौन लेके आएगा, संसद लेके आएगी। 368 आर्टिकल के तहत नहीं रखा जाएगा। प्रायर परमिशन ऑफ ए प्रेसिडेंट जरूरी होती है इसमें। 3-4 चीजें हमने सीखी। ये है नए राज्य से नए राज्य को कैसे बनाना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल है 12, राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य को कैसे डिफाइन किया गया है, स्टेट को कैसे डिफाइन किया। आर्टिकल 12 के अंदर क्या बताया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, राज्य की परिभाषा क्या होगी। जैसे हम अपनी पार्लियामेंट लेते हैं, क्या अपनी पार्लियामेंट ले ली, पार्लियामेंट के बाद हमने स्टेट लेजिस्लेटिव ले ली, उसके बाद हमने म्युनिसिपैलिटीज ले ली, उसके बाद ग्राम पंचायतें होती हैं, जितने भी हमारे बोर्ड्स होते हैं वो क्या है, वो एक स्टेट का भाग होते हैं। वो एक स्टेट है, मतलब जो कानून बना सकता है, जिसके पास कानून बनाने की पावर होती है, वो आता है अपनी स्टेट की डेफिनेशन। किसमें आता है, स्टेट की डेफिनेशन के। हमने क्या माना, हमने पार्लियामेंट लिया, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा ली राज्य की, फिर उसके बाद हमने म्युनिसिपैलिटीज ली, उसके बाद ग्राम पंचायतें बोर्ड्स लिए हमने। ये किसमें आता है जी, परिभाषा में। किसकी, स्टेट के बारे में, राज्य की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 13, इंपोर्टेंट आर्टिकल। क्या इंपोर्टेंट है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 के अंदर क्या बताया गया है, देखो कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा वो क्या होगा, अमान्य होगा। क्या बता रखा है, अगर मान लेते हैं आर्टिकल 13 के अंदर किसकी बात की है, लॉ की बात की। किसकी बात की गई है, ये बात करे गई है कानून की। कानून का मतलब यहां पे क्या है, कानून का मतलब होता है यहां पे लॉ। अगर हमने कोई भी कानून बना दिया, कोई भी लॉ बना दिया, अगर वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कहां पढ़ते हैं हमें, हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ते हैं। भाग नंबर 3 के अंदर हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो 3 भाग के अंदर बात की गई है। क्या कहा गया है, कोई भी जो कानून होता है ना, अगर वो मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो वो जो ला होगा ना, वो क्या होगा, अमान्य होगा। किसने बताई गई ये बात, ये बताई गई है 13 आर्टिकल के अंदर। कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों क्या करता है, उल्लंघन करता है, वो क्या होगा, अमान्य होगा। आर्टिकल 13 में। 14 में क्या कहा गया है, 14 के अंदर हमारे को क्या बताया, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या, कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 14। यानी अगर क्वेश्चन बने हमारे पास है, क्या आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहा गया, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये बात कही गई है। यानी आर्टिकल 14 का मतलब क्या बनता है, आर्टिकल 14 का मतलब बनता है कानून के समक्ष सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है इसके अंदर। क्या, क्या हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, ये किसमें, ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मूलभूत जो हमारे संविधान का ढांचा है, उसका भाग है हमारा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के संदर्भ में हमारे को दो चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या बताया गया इसके बारे में, कानून के समक्ष समानता है। क्या आर्टिकल जो 14 है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो जवाब रहेगा हाँ, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध। हम किसी में क्या है, जो धर्म, मूल वंश, जाति, उसके बाद लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सभी क्या है, समान हैं। यानी क्या करता है ये, अगर कोई इनके, इनको लेकर क्या करता है,
भेदभाव करता है। तो आर्टिकल 15 क्या करता है, उसको रोकता है। क्या करता है, आर्टिकल 15 रोकता है। अगर कोई धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या सेक्स लिंग के आधार पर क्षत्रिय जाति या पुरुष के बारे में बात करते हैं, पुरुष पुरुष की बात करते हैं, या मतलब इनके बारे में क्या है, अगर असमानता दिखाई जाए तो क्या करता है, वो रोकता है इसके बारे में। उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर भी आप तो वहां पैदा हुए हो, आपको कम कम देखा जाएगा, आपको कम वैल्यू दी जाएगी। हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये क्या करता है, उसके आर्टिकल 15 रोकता है, निषेध लगाता है, मनाही करता है। अब नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 16 में कहा है, राज्य के जो अधीन जितने भी पद होते हैं ना, क्या, राज्य के जितने भी अधीन पद होते हैं, किसके बारे में, हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था ऊपर, किसमें, आर्टिकल 12 के अंदर परिभाषा देखी थी स्टेट की, जिसमें हमने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, कोई बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ा था। अब क्या है, अगर उसमें क्या करते हैं, उसमें सभी को क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, चाहे कोई भी हो वहां पे, किसके, यानी जो हमारे गवर्नमेंट जितने भी क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, राज्य के अधीन जितने भी पद होते हैं, उनको क्या है, बराबर समान अवसर मिलेगा सभी को। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या बोलेंगे, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहां पे क्या है, क्या हमारे को आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया, बिल्कुल। दूसरी बात, अनटचेबिलिटी, क्या, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सीधा एग्जाम के अंदर दे सकता है, क्या होता है इसका मतलब, क्या हमारे संविधान के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, क्या किसी एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, हमारे संविधान के अंदर इसको डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, कहीं भी नहीं किया गया हमारे संविधान के अंदर, किसको, अस्पृश्यता का अंत, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। क्वेश्चन बन जाए, अगर सीधा आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहेगा। क्या ये हमारे संविधान के अंदर कहीं पे परिभाषित किया गया है, ये परिभाषित बिल्कुल नहीं किया गया है। एक चीज और है, क्या, जो ये कौन से एक्ट में आता है, ये पहले, ये जो अपना अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये जो एक्ट था, ये कौन सा एक्ट था, ये था जी 1955 एक्ट, 1955। क्या बोलते थे इसको, अनटचेबिलिटी एक्ट, क्या बोलते थे, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बोलते थे इसको, 1955 एक्ट को। जब 1976 में, क्या 1967 में क्या किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, किसका, जो अनटचेबिलिटी एक्ट था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था, 1976 में क्या कर दिया गया था, इसको बोला गया था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। क्या बोलेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसको बोला गया था। दोबारा फिर सुनो, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, 1955 वाले एक्ट को बोला गया था। समझ में आ गया, दो चीजें थी इंपॉर्टेंट बताने की इसके अंदर। अब आता है आर्टिकल नंबर 18, 18 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया हमारे को, उपाधियों का अंत, मतलब क्या होता है, जैसे पहले राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी, नवाब की दे दी, क्या, नवाब दे दिया, कोई अदर उपाधि किसी नाम से जाना जाता था उसको। अब ये पहले थी लेकिन अब नहीं है। आर्टिकल क्या है, 18 कहता है, इन उपाधियों क्या किया गया, अंत किया गया, किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगी, किसी को कोई उपाधि दे दी, नवाब की दे दी, उसके बाद किसी राजा की दे दी। अब उस उपाधि को क्या कर दिया गया, हमारे संविधान के से हटा दिया, हमारे संविधान से क्या कर दिया, हटा दिया गया, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी।
यानी आर्टिकल अगर 18 पूछे तो उपाधियों का अंत होता है। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? बोलने की आजादी है हमारे को, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या है? फ्रीडम ऑफ ए स्पीच है। जो ये आर्टिकल 19 है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं इसके तहत? हम इसके तहत हमारे को कई तरह के राइट्स मिले हैं। हमारे को इस आर्टिकल के तहत हम यूनियन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यूनियन बना सकते हैं। हम ट्रेड कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल के तहत कहीं भी ऑल इंडिया जहां मन करे हम घूम सकते हैं। इसके तहत हम कहीं भी रह सकते हैं। इसके तहत हम अपने व्यक्तिगत विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। हमारे को अधिकार है ये। क्या क्या? हमारे को यूनियन बनाने का, हमारे को ट्रेड करने का, हमारे को कहीं भी मूव करने का मतलब हम ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, रहने का, बोलने का, ये हमारे क्या है? अधिकार मिला है। कहीं भी हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा करने का हमारा जो अधिकार है किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर स्टेट चाहे, स्टेट का मतलब हमने पहले बोला, क्या पहले समझ लिया हमने? स्टेट का मतलब राज्य है। अगर राज्य चाहे तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कुछ पाबंदियां लगा सकता है। किस चीज को लेकर? अगर उसको लगता है, क्या अगर उसको लगता है, राज्य को लगता है, क्या लगता है, कोई भी सभा है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, वो किसी कानून को, किसी ऑर्डर को अगर सही तरीके से नहीं मान रही, तो क्या कर सकती है? उस पे स्टेट उस पे पाबंदी लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कहा गया। अब देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या कहा गया? 21 आर्टिकल क्या कहता है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एचसीएस हरियाणा के अंदर क्वेश्चन आ गया था, सीधा आ गया था। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल नंबर 21 था। आर्टिकल नंबर 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और व्यक्तिगत अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। क्या है? अगर मान लेते हैं कोई विधि ने कानून बना रखा है, क्या बना रखा है? कोई भी कानून प्रक्रिया है, अगर उसके अलावा, क्या कानून के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के जीवन को और व्यक्तिगत अधिकार को, अधिकार से हम उसको वंचित नहीं कर सकते। कानून बना रखा स्टेट ने, अगर स्टेट ने कानून बना रखा है, उसके अलावा अगर कोई कानून किसी व्यक्ति के जीवन को और व्यक्तिगत अधिकार को नहीं छीन सकता। आर्टिकल नंबर 21 में बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आर्टिकल नंबर 21 ए में क्या कहा? देखो पहले हम सीख चुके हैं, अगर किसी भी आर्टिकल के साथ, क्या अगर किसी भी आर्टिकल के साथ ये ए या बी या सी अगर दिखा जाए तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है संविधान के अंदर संशोधन करके ये चीज को ऐड किया गया है। दोबारा फिर सुनो, संविधान के अंदर संशोधन करके इस चीज को जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से उस चीज को जोड़ा गया है, इसका मतलब ये होता है। तो जोड़ा गया ये, क्या प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है। कब हुआ था ये हुआ था जी, देखो एक आर्टिकल तो हम ये पढ़ेंगे आर्टिकल 21 ए, और एक हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 45। क्या बात कही गई इनमें? जो हमारा 2002 कब है? जो हमारा 2002 के अंदर 86वां, कब है? 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 21 ए क्या कहा गया है? 2002 में जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संशोधन हुआ था, उसमें क्या कहा गया था? जो 6 से लेके
14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, क्या है, जो 6 से लेके 14 उम्र तक के जो बच्चे हैं ना, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी कर दी, उनको जरूरी कर दी थी। माता पिता का कर्तव्य है, ड्यूटी भी है, अधिकार भी है उनका ये, कि वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा दिलाए। क्या दिलाए? शिक्षा दिलाए। और इसको क्या कर दिया गया था, एक फंडामेंटल राइट माना गया था, इसको मौलिक अधिकार के अंदर रखा गया था। कब? 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन के अंदर इसको क्या बना दिया गया, इसको अधिकार बना दिया गया था। अब ये जरूरी हो गया था, माता पिता का अधिकार बना दिया था, ये माता पिता की ड्यूटी बना दी, कर्तव्य बना दिया गया था ये, कि भाई तुम अपने बच्चों को शिक्षा दो। कब से? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 14 तक तो आपको एजुकेशन देनी ही होगी। ये हमारा क्वेश्चन एक और बनता है, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, ये कौन कौन से भाग के अंदर रखा गया है? अपने पास 3 भाग आते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। क्या? जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, ये भाग नंबर 3 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 3, फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 21 ए के अंदर आता है। दूसरी बात, इसको हम भाग नंबर 4 के अंदर देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं? 4 के अंदर देखते हैं इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे, हमें कहां से ले रखे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां से लिए गए हैं? जो आयरलैंड से लिए, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार है भाग नंबर 3 के अंदर। एजुकेशन के बारे में बात की गई है डीपीएसपी के अंदर, आर्टिकल नंबर 45 के अंदर। क्या ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी आता है, मौलिक कर्तव्य के अंदर भी आता है? बिल्कुल आता है। ये मौलिक कर्तव्य का भी भाग है। क्या है? जो एजुकेशन है हमारी, एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 से लेकर 14 तक है, वो हमारा एजुकेशन है, वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी आता, मौलिक कर्तव्य के अंदर भी आता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारा शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही बात की गई है? क्या किसके अंदर है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, मौलिक अधिकार हैं, उनके अंदर ही है? बस नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है, डीपीएसपी के अंदर भी है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, मौलिक कर्तव्य हैं, उनके अंदर भी बताई गई है। इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में तीनों के अंदर बताई गई है। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहां से, 2002 के संविधान संशोधन के अंदर डाला गया है इसको। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल नंबर 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन निषेध। क्या है? हम छोटे छोटे जो बालक होते हैं हमारे, उनको हम किसी भी, किसमें? कारखानों में आदि में काम नहीं करने दे सकते। उस पे क्या है? निषेध है, उसको रोकना है हमारे को। आर्टिकल नंबर 24 यही बात करता है कि छोटे बच्चों को हमारे को किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने या किसी ऐसी जगह पे काम नहीं करने देना। आर्टिकल कौन सा? 14 आर्टिकल बोलता है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल नंबर 25, धर्म की स्वतंत्रता। हम भारत में रह के हमारे को स्वतंत्रता मिली है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, और किसी भी धर्म में हमारे को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म में हमारे को रहने का अधिकार है। वो किस में आता है? धर्म की स्वतंत्रता है। वो हमारा जो कंसेप्ट है धर्म की स्वतंत्रता, जो हमारा इंडिया कंसेप्ट है, वो है पॉजिटिव। हम सभी धर्मों क्या देखते हैं? सभी धर्मों को प्रमोट करते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, हम प्रमोट करते हैं सभी धर्मों को। लेकिन जो वेस्टर्न का कंसेप्ट है, यानी पश्चिम का कंसेप्ट है, जिसमें क्या आते हैं?
यूएसए आ गया, फ्रांस आ गया, वो इसको स्टेट से क्या करते हैं, अलग करते हैं, यानी वो राज्य से अलग मानते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करते इसके अंदर, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे इंटरफेयर क्या आता है, स्टेट के अंदर, सो स्टेट इंटरफेयर करती है, किसके अंदर इंटरफेयर करती है, धर्म के अंदर, प्रमोट करती है उसको। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी के फंडामेंटल राइट हनन होते हैं, आधारभूत जो मौलिक अधिकार है, सॉरी मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो वो क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पे कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट का ही यूज करके, क्या बोला, अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट हनन होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनका हनन होता है, तो फंडामेंटल राइट का ही उपयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। कितनी गजब की चीज कही गई है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट का ही यूज करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको। दोबारा फिर सुनो, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हीं का यूज कर सकते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे हमने 14 पढ़ा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट में हम सीधा जा सकते, डायरेक्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32। हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है, वो 226। आर्टिकल नंबर 226, जैसे हम प्रोडक्शन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और ये हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट में सिर्फ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 32 आर्टिकल यूज करके जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, फंडामेंटल राइट के हनन होने पे। लेकिन हाई कोर्ट हम फंडामेंटल राइट के साथ अगर कोई भी और चीज है जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोनों रखे गए हैं किसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। डिफाइन कौन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, कौन बताता है, जुडिशियरी, हमारी न्यायपालिका ही बताती है क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये टाइम टू टाइम डिफाइन किया जाता है, किसके द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 38 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है, 38 आर्टिकल में बताया गया लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, लोगों को क्या करें, एक वेलफेयर स्टेट के बारे में। आर्टिकल नंबर 38 एक वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रखी है। क्या कहा गया है, लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में, लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में, लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में, उन्हें कल्याण के बारे में सोचेगा कौन, स्टेट सोचेगा। आर्टिकल नंबर किसमें, 38 में कहा गया ये बात। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसका सामाजिक, उसका राजनीतिक, उसका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ध्यान रखेगा कौन, स्टेट। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल नंबर 40, 40 आर्टिकल में क्या कहा, ग्राम पंचायतों के बारे में, किसके बारे में, आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बताया, किसमें, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्या हमारे संविधान के अंदर क्या पहले कोई ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल है, बिल्कुल है, ये रहा। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल नंबर 44, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान आचार संहिता। क्या, समान आचार संहिता, इसके बारे में क्या है, इसके आचार 44वें आर्टिकल में क्या कहा गया है कि समान आचार संहिता के बारे में बताया गया है। ये हमारे नहीं लगती, इंडिया के अंदर आचार, समान आचार संहिता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बनता है, समान आचार संहिता कोई हमारे किसी राज्य के अंदर है, वो है बिल्कुल, वो हमारा गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें हमारी समान आचार संहिता है। कब से, 1961 से। कब से, 1961 से इसके अंदर क्या है, आचार संहिता है। नेक्स्ट देखिए, हमने पढ़ लिया, एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल न्यायपालिका को और कार्यपालिका को क्या करेंगे, हमें अलग अलग क्या रखेंगे। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और जो न्यायपालिका को हम क्या रखेंगे, एक दूसरे से अलग रखेंगे, तभी तो इन चीजों दोनों के अंदर बैलेंस बन पाएगा, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का काम करती दोनों ये ना। हालांकि एक और है जो कानून बनाती है हमारी, वो भी इसके अंदर ले रखी है। क्या, न्यायपालिका कार्यपालिका को आर्टिकल 50 के अंदर क्या बताया गया है, अलग बताया गया है।
एक दूसरे से क्या है, ये अलग है। अलगाव का मतलब होता है एक दूसरे से अलग रखा गया है। उम्मीद करता हूं हमने कुछ आर्टिकल आपके आज हमने पढ़े हैं, कुछ सीखा हमने, अच्छे समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा सकते हैं यहां से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारा जो आपके लिए अच्छी क्लास लेके आते रहेंगे और आपको काफी अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। धन्यवाद।